गुड आफ्टरनून प्रवीण कुमार। कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। बस 2-4 मिनट हम वेट करेंगे, देखते हैं कोई और ज्वाइन करेगा कि नहीं। चलो भाई, हम अपना क्लास स्टार्ट कर ही देते हैं। गुड आफ्टरनून शुभम प्रजापति। कैसे हो यार? लेट अस स्टार्ट आवर क्लास, ठीक है ना? हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन बोले तो ऐसे मेथड्स जिनसे हम फर्टिलाइजेशन को, पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था टेम्पररी मेथड्स, या टेम्पररी मेथड्स को हम स्पेसिंग मेथड्स भी बोलते हैं। ओके, स्पेसिंग मेथड्स में हम केमिकल मेथड्स बताए, बैरियर मेथड्स बताए, और हम बताए हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड्स के बाद हम नेचुरल मेथड्स डिस्कस किए। मैं भी ठीक हूं बेटा। उसके बाद हमने टर्मिनल मेथड स्टार्ट किया था। टर्मिनल मेथड में हमने वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी बताया। टर्मिनल कंट्रासेप्टिव मेथड्स का तीसरा मेथड आज बोलने वाला हूं, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। शॉर्ट में हम इसको MTP बोलते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज अबॉर्शन। अबॉर्शन भी बोला जाता है इसको, राइट? तो कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, आप देखिए। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में हम लिखेंगे, इट इज रिलेटिवली सेफ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन बोलो, इट इज relatively safe, relatively safe during first trimester of pregnancy. During first trimester, मैं आपको बताया हूं बेटा, ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने का टाइम। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो ट्राइमेस्टर में 12 हफ्ते हुए। तो पहले 12 हफ्ते, पहले ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेफ माना जाता है। इट इज रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। बट ऐसा नहीं है कि अबॉर्शन सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी तक ही किया जाता है। इसके बाद भी अगर फीमेल 12 हफ्ते से ज्यादा टाइम की प्रेग्नेंट हुई है, अगर फीमेल दूसरे ट्राइमेस्टर में जा चुकी है, तब भी इस अबॉर्शन को या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को किया जाता है, लेकिन उस टाइम थोड़ा रिस्क है, राइट? तो हम लिख सकते हैं, इट इज रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड मोर एट रिस्क ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। मोर एट रिस्क ड्यूरिंग second trimester of pregnancy.
सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में भी अबॉर्शन किया जा सकता है, लेकिन उस समय रिस्क ज्यादा रहता है। पहले ट्राइमेस्टर में अगर किया जाएगा तो इट इज रिलेटिवली वेरी सेफ। ठीक है ना? अच्छा, इंटरनेशनल सॉरी इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं। इंटेंशनल मतलब खुद को पता है हम क्या कर रहे हैं। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बिफोर फुल टर्म, बिफोर फुल टर्म, पूरा टर्म ऑफ 9 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना इंटेंशनली इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो 9 महीने का टाइम कंप्लीट होने से पहले ही अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए इंटेंशनली वॉलंटरली, इस इंटेंशनली या वॉलंटरली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इंड्यूस्ड अबॉर्शन या सिंपली अबॉर्शन। राइट? डॉक्टर की वजह से, डॉक्टर की मदद से किया जाएगा। यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना पड़ेगा, पूछा गया है ये एग्जाम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP, medical termination of pregnancy, in 1971। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अबॉर्शन को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया था। लेकिन कैसे लीगलाइज किया? विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस, with some strict conditions। लीगलाइज किया लेकिन कुछ रूल्स रखे ताकि इस एमटीपी मेथड का मिसयूज ना हो, with some strict conditions to avoid its misuse, to avoid its misuse। लेकिन 1971 के बाद बहुत सारी चेंजेस इस लॉ में, इस कानून में हुई है, वो हम देखेंगे। फिलहाल आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन करो। हाँ प्रवीण कुमार, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं चलता हूं अगले पेज पे। आपको यही 1971 वाला जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। बताओ, दिखाई दे रहा है ना ये सारा? चलो देखो, लिखा है ऊपर एमटीपी एक्ट ऑफ 1971। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में अबॉर्शन के लिए एक्ट बनाया,
अबॉर्शन के लिए कानून बनाया, लीगलाइज किया, वो क्या था? देखिए, वन रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर बोले तो डॉक्टर, एक ऐसा बंदा जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रेशन दी है डॉक्टरी करने की, मेडिसिन प्रैक्टिस करने की, उसको हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलेंगे। In opinion, to terminate the pregnancy along with the consent of the mother is required to terminate the pregnancy till 12th week. तो 1971 में जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया, उस कानून के अनुसार एक रजिस्टर्ड डॉक्टर मदर को ओपिनियन देगा कि तुम अपना बच्चा अबॉर्ट कर सकती हो टिल 12th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन तब ये पॉसिबल है जब तक मदर की कंसेंट ना हो। अगर माँ भी संतुष्टि दिखाएगी, हाँ जी हाँ मैं ये अबॉर्ट करने के लिए रेडी हूं, तब वो मेडिकल प्रैक्टिशनर को बोलेगी। अब सीधी सी बात है, माँ बच्चे को अबॉर्ट क्यों करना चाहेगी? इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो हम बाद में देखेंगे, राइट? अगर हेल्दी बच्चा है तो माँ बच्चे को अबॉर्ट क्यों करना चाहेगी? अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, वो हम बाद में देखेंगे कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। उन कंडीशंस के होते हुए अगर माँ राजी हो गई तो मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लेके ये अबॉर्शन सक्सेसफुल किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए, two or more registered and recognized medical practitioners in opinion to terminate the pregnancy along with the consent of the mother is required to terminate the pregnancy 12th to 20th week in case of vulnerable in case of vulnerable women। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि दो या दो से ज्यादा मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन दे सकते हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए विद द कंसेंट ऑफ द मदर if the pregnancy is from 12th to 20th week in case of vulnerable woman। vulnerable woman मतलब ऐसी महिलाएं जो ज्यादा प्रोन होती हैं अबॉर्शन कराने के लिए। It doesn't mention clearly about the confidentiality and privacy of the woman and the case। मतलब जो 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाया था एमटीपी के लिए, उसमें ये मेंशन नहीं किया गया था कि कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, प्राइवेसी रखनी है महिला को या नहीं। उसके बाद काफी सारी चेंजेस हुई और 2020 में भी एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए कुछ अमेंडमेंट्स हुई। अमेंडमेंट मतलब चेंज। तो 2020 में क्या बोला गया देखो, वन रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन ओपिनियन टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी along with the consent of the mother is required to terminate the pregnancy till 20th week। यहां पर 12th लिखा था, यहां पर 20th। Two or more registered and recognized medical practitioners in opinion to terminate the pregnancy along with the consent of the mother is required to terminate the pregnancy from 20th to 24th week। This amendment emphasizes to protect the women's privacy। यहां पर इस amendment bill में, इस change में लिखा है कि अगर किसी महिला ने अबॉर्शन करा लिया, उसके इस कार्य को प्राइवेट रखा जाए, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा रिलेटेड टू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन 1971 में जो लिखा गया था उसमें प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई भी सीन नहीं था। ये 2020 वाले अमेंडमेंट और 1971 वाले एक्ट में डिफरेंस है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, डन कर दो। ओके, अब हम देखेंगे, हाँ प्रवीण कुमार, अब हम देखेंगे कि कंडीशंस क्या हो सकती हैं जिससे एक मां मजबूर हो जाए अबॉर्शन कराने के लिए। क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिससे एक मां मजबूर हो जाए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराने के लिए? अब देखिए, मैं लिखूंगा यहां पर कंडीशंस ऑफ एमटीपी, मेडिकल
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पहला वाला कंडीशन मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन का मतलब व्हेन प्रेगनेंसी माइट एंडेंजर द मदर्स लाइफ। मेडिकल कंडीशन अगर हो गई, मतलब मां के वॉम्ब में बच्चा है और डॉक्टर को लगा कि ये बच्चा अगर पैदा हो गया, अगर प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई तो मां की जिंदगी को खतरा है, तो हम लिखेंगे व्हेन प्रेगनेंसी might endanger the mother's life। डॉक्टर को फील हुआ कि नहीं जी, अगर ये प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई, अगर ये बच्चा पैदा हुआ, तो उस टाइम मां की जान को खतरा हो सकता है, मां मर सकती है। तो उस केस में डॉक्टर ओपिनियन देगा आप इस बच्चे को अबॉर्ट कर दीजिए, इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दीजिए। अगर मां ने कंसेंट दे दी, हाँ, देन दिस abortion or this termination of pregnancy can be done। दूसरा कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन इज यूगेनिक। यूगेनिक कंडीशन का मतलब अगर डॉक्टर को पता चल गया कि बच्चा जो है मां के वॉम्ब में पल रहा है, ये बच्चा बहुत ही बीमार है, इसमें कोई डिफेक्ट है। व्हेन चाइल्ड बीइंग बोर्न इज सीरियसली इल, व्हेन चाइल्ड बीइंग बोर्न, जो बच्चा पैदा होने वाला है, when child being born is seriously ill or has some serious genetic defects, serious genetic defects। जो डॉक्टर इस महिला की प्रेगनेंसी को मॉनिटर कर रहा है, अगर उस डॉक्टर को पता चल गया कि इस बच्चे में बहुत सारा जेनेटिक डिफेक्ट है या ये बच्चा बहुत ही बीमार है, पैदा होने के बाद ये मर सकता है, तब ये डॉक्टर मां को ओपिनियन देगा, मशवरा देगा कि नहीं जी, आपका बच्चा बहुत ही इल है, बहुत बीमार है, द बच्चा इज विद सीरियस जेनेटिक डिफेक्ट्स, आपको हम सलाह देंगे आप इस बच्चे को अबॉर्ट कर दीजिए, आप इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए, राइट। अगर मां राजी हो गई, कंसेंट दे दी, देन दिस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन। तीसरा कंडीशन भी है, तीसरा कंडीशन इज ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन, इंसानियत वाला कंडीशन, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। Where pregnancy is the result of rape, where pregnancy is the result of rape। एक मिनट बेटा, हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था, वेयर प्रेगनेंसी इज द रिजल्ट ऑफ रेप। मान लीजिए बेटा कहीं पे महिला का रेप हुआ है और रेप की वजह से प्रेगनेंसी हो गई, तो इंसानियत के नाते ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उस महिला को इजाजत दी जाती है उस रेप से बनने वाला बच्चा अबॉर्ट करने का। चौथी कंडीशन देखिए, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन,
सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब क्या है ये? इफ मदर इज हैविंग मोर देन 2 to 3 चाइल्ड्स, if mother is having if mother is having more than 2 to 3 children, अगर पहले से ही मां के पास 2 या 3 बच्चे हैं, तब इजाजत दी जाती है, क्योंकि 2 या 3 बच्चों को पालना अगर मां को मुश्किल लगे तो गवर्नमेंट इनको इजाजत देती है, आप अपना बच्चा मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हो, अबॉर्ट कर सकते हो, राइट। एंड 5वां कंडीशन भी है, क्या? फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइस। अगर मां कोई कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रही है, हार्मोनल मेथड यूज कर रही है, केमिकल मेथड यूज कर रही है, या बैरियर मेथड यूज कर रही है, लेकिन वो कंट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो गया और प्रेगनेंसी हो गई, उस केस में ऑब्वियसली मां अपना कंट्रासेप्टिव डिवाइस क्यों यूज करेगी? क्योंकि उसको फिलहाल बच्चा चाहिए नहीं। अगर अब कंट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो गया और मां प्रेग्नेंट हो गई, लेडी प्रेग्नेंट हो गई, तो उस केस में भी इसको इजाजत दी जाती है कि आप ये बच्चा मेडिकली अबॉर्ट कर सकते हो। दीज आर द कंडीशंस which are usually followed in case of medical termination of pregnancy or which is also known as abortion. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये सेफ कब तक है, आप यही जवाब लिखेंगे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज सेफ टिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। बट इट डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हम 12 हफ्ते तक ही कर सकते हैं। इट कैन बी डन आफ्टर 12 वीक्स, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लेकिन उसमें रिस्क होता है। ओके बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ग्रेट। तो ये था हमारा टॉपिक, चल रहा था कंट्रासेप्टिव मेथड्स। कंट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब कैसे हम पॉपुलेशन को या रोक सकते हैं, या कैसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं। जो बच्चा हम चाहते नहीं हैं, उस बच्चे को पैदा होने से हम कैसे रोक सकते हैं। मैंने आपको 2 तरह के मेथड्स बताए, टर्मिनल मेथड्स और मैंने आपको बताया टेम्पररी मेथड्स। टेम्पररी मेथड्स आर आल्सो नोन एज स्पेसिंग मेथड्स। हमारे इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी 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 क्या है भाई? देखो, इफ कपल्स आर, ध्यान से सुनना, इफ कपल्स आर, कपल का मतलब है यहां पर शादीशुदा कपल, जिन्होंने शादी की। इफ कपल्स आर unable to produce children, unable to produce children in spite of unprotected sexual intercourse, in spite of unprotected sexual intercourse, up to 2.5 to 3 years. This is called infertility. This is called infertility. हम बोलेंगे कि ये कपल इनफर्टाइल है। मतलब क्या है इसका? कि एक कपल है, शादीशुदा कपल है,
ये शादीशुदा कपल 2, ढाई या 3 साल तक कंटिन्यूअसली बिना कोई कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किए सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, और उसके बावजूद भी इनमें बच्चा प्रोडक्शन का कोई नामो निशान नहीं। 2.5 या 3 साल तक ये बिना किसी कॉन्डम के, बिना किसी कंट्रासेप्टिव मेथड के सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं। उसके बावजूद भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, प्रेगनेंसी हुई नहीं। देन हम बोल सकते हैं कि ये कपल इनफर्टाइल कपल है। फर्टाइल मतलब बच्चा बनाने वाला कपल, इनफर्टाइल मतलब जिनमें बच्चा पैदा ना हो। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये पूरे वर्ल्ड में आजकल, है ना। अब कहानी यहां पर यह है कि कपल है, 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर में से कोई एक भी इनफर्टाइल हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो वाइफ है, वाइफ में बच्चा बनाने की क्षमता नहीं है, या जो हस्बैंड है, हस्बैंड में बच्चा बनाने की क्षमता नहीं है। हम ऐसा नहीं बोलते, हम ऐसा बोलते हैं कि कपल इनफर्टाइल है। इस कपल में कोई भी पार्टनर इनफर्टाइल हो सकता है, राइट। अगर 2.5 या 3 साल तक कंटिन्यूअसली कॉपुलेशन करते रहे विदाउट एनी कंट्रासेप्टिव मेथड, उसके बाद बच्चा पैदा नहीं हुआ, देन वी कैन से दैट दिस इज द केस ऑफ इनफर्टिलिटी एंड द कपल इज इनफर्टाइल। समझ रहे हो बात। इन केसेस में अब बच्चा पैदा नहीं हुआ लेकिन बच्चा चाहिए, व्हाट विल द कपल डू, कपल क्या करेगा। इन केसेस में कपल सहारा लेता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, पहले तो डॉक्टर के पास जाएंगे, जी डॉक्टर जी, वी हैव बीन मैरिड फॉर द लास्ट 3 years, लेकिन हमारे पास बच्चा नहीं है, बच्चा कैसे हुआ, कैसे होगा। डॉक्टर बहुत सारी टेस्ट वगैरह कराएगा, दवाइयां देगा, अगर उनसे काम हुआ तो डन, नहीं हुआ तो ये कपल सहारा लेते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का, जिनको हम शॉर्ट में ARTs बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि लेंगे ही सहारा, ले सकते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। मतलब जिन कपल्स के पास बच्चा नहीं, वो कपल्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का सहारा लेके बच्चा हासिल कर सकते हैं, राइट। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बेटा जी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, and second one is in vivo fertilization, in vivo fertilization, in vitro fertilization and in vivo fertilization। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी, फीमेल की बॉडी के बाहर, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। कहां पर? इन अ टेस्ट ट्यूब, लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होगा। इन विवो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन की बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगा। इन विट्रो मतलब आउटसाइड, इन विवो मतलब इनसाइड। फर्टिलाइजेशन inside the female body, inside the female body, ठीक। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में काफी सारे मेथड्स हम देखेंगे। हम यहां पर आपको बताएंगे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर,
इसको हम शॉर्ट में ZIFT बोलेंगे। दूसरा मेथड आपको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बताएंगे, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, intrauterine transfer is also known as IUT। तीसरा हम आपको बताएंगे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इसी तरह इन वीवो फर्टिलाइजेशन में हम आपको दो मेथड्स बताएंगे। फर्स्ट वन इज गमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, शॉर्ट में हम लिखते हैं गिफ्ट, GIFT। सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक एक करके हम सब बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन द टेस्ट ट्यूब, इसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें पहला मेथड है ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। एक मिनट, मैं जरा कोशिश करूंगा, अगर डायग्राम मिला तो आपको उसी डायग्राम से समझाऊंगा। ज़ायगोट बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, मिल गया मिल गया। ये मैंने यहां पर डायग्राम पेस्ट कर दिया, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। आई डोंट नो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ बताओ। यस, वेरी गुड। बस फिर क्या चीज है, देखते रहो फिर। हाँ जी, तो सबसे पहला पॉइंट क्या किया है इसमें, ये रहा पहला पॉइंट, एग्स आर एस्पिरेटेड फ्रॉम द ओवरी। सबसे पहले किया क्या जाएगा, फीमेल की ओवरी से, जिस फीमेल को बच्चे की शिकायत है, चाहिए जिसको बच्चा,
उस फीमेल की ओवरी से एग बाहर निकाले जाएंगे सर्जिकल मेथड से। एग्स आर aspirated from the ovary of the female, from the ovary। ये यहां पर दिखाएगा, देखिए, एग बाहर निकाला फीमेल की ओवरी से, किसमें? एक पेट्री प्लेट में या टेस्ट ट्यूब में रखा इस एग को। देन दूसरा पॉइंट, eggs in a test tube, eggs in a test tube, टेस्ट ट्यूब समझते हो ना? are incubated with the semen, मतलब टेस्ट ट्यूब में एग्स को रखा, उन एग्स के साथ सेमेन डाल दिया। सेमेन समझते हो? सेमेन के अंदर क्या होगा? सेमेन के अंदर क्या होगा? डेफिनेटली स्पर्म्स होंगे, है ना? अब यहां पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। देखो, अगर डॉक्टर ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि नहीं जी, आपका जो हस्बैंड है उसके सेमेन में प्रॉब्लम है। सेमेन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है भाई? सेमेन में या तो स्पर्म काउंट कम हो सकता है, जितने स्पर्म्स होने चाहिए थे उतने हैं नहीं। मैंने आपको जब पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको बताया था एजूस्पर्मिया एक कंडीशन है और दूसरी कंडीशन है ओलिगोस्पर्मिया। सेमेन में इतने स्पर्म्स होने चाहिए थे लेकिन है नहीं, तो उस केस में मतलब फीमेल का हस्बैंड में प्रॉब्लम है ना? या तो सेमेन में कोई स्पर्म है ही नहीं, अगर है ही नहीं तो कंडीशन को हम बोलते हैं एजूस्पर्मिया। अगर स्पर्म्स कम है तो कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। तो मतलब अगर इस बंदे का, इस हस्बैंड का सेमेन लाया तो कहानी फिर से वही हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए उस केस में क्या होता है? उस केस में डोनर्स को बुलाया जाता है, किसी डोनर आदमी से सेमेन लिया जाता है। उस डोनर आदमी के सेमेन में एनफ स्पर्म्स होंगे। लेकिन अगर हस्बैंड नॉर्मल है, उसके सेमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हस्बैंड के ही सेमेन को इन एग्स के साथ टेस्ट ट्यूब में डाला जाएगा। तो टेस्ट ट्यूब में होगा क्या? टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म्स फ्यूज होगा किसके साथ? एग के साथ, और बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट बनाना, या तो इस जाइगोट को उठाया, आप देख सकते हैं तीसरे स्टेप में, और इस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया, सिरिंज से इस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया। या कभी कभार क्या किया जाता है, जाइगोट को टेस्ट ट्यूब के अंदर ही डिवाइड होने दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर ही जाइगोट अर्ली एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा। अर्ली एम्ब्रायो, इस अर्ली एम्ब्रायो में 8 ब्लास्टोमियर्स होंगे। 8 ब्लास्टोमियर्स मतलब जाइगोट को थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में ही डिवाइड होने दिया जाएगा। पहला डिवीजन जाइगोट का होगा तो 2 सेल्स बनेंगे, दूसरा डिवीजन जाइगोट का होगा तो 4 सेल्स बनेंगे, तीसरा डिवीजन होगा तो 8 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। देन उस अर्ली एम्ब्रायो को उठा के फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि जाइगोट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसका नाम है व्हाट? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा, और जाइगोट को पहले डिवाइड होने दिया जाएगा, इसको कन्वर्ट होने दिया जाएगा इनटू एन अर्ली एम्ब्रियो,
इस अर्ली एम्ब्रियो में 8 ब्लास्टोमियर्स होंगी। देन इस अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फिर ये जाइगोट फैलोपियन ट्यूब के अंदर या अर्ली एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब के अंदर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ये धीरे धीरे फिर यहां से वापस आएगा कहां, यूटरस में, और यूटरस में आते आते ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा और यहां पर यूटरस के एंडोमेट्रियम में इंप्लांट हो जाएगा। मतलब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहां पर किया हमने, फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर किया, टेस्ट ट्यूब में। तो यहां पर इस बाहर वाले फर्टिलाइजेशन को हम बेटा जी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, राइट? ठीक है ना? अच्छा, एक और टर्म देखो यहां पर, ध्यान से सुनना। अगर डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया कपल है, शादीशुदा कपल है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड में प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ में प्रॉब्लम है। हस्बैंड में प्रॉब्लम नहीं होने का मतलब क्या है, हस्बैंड के जो सेमेन्स हैं, सेमेन में एनफ स्पर्म्स हैं, हेल्दी स्पर्म्स हैं। लेकिन वाइफ में प्रॉब्लम क्या है, वाइफ एग्स को प्रोड्यूस कर नहीं पाती, ओवरी से एग्स ही नहीं निकलते, या अगर वाइफ की ओवरी से एग निकलते भी हैं, फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है, लेकिन उसके यूट्रस के एंडोमेट्रियम में कोई खराबी है, वो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इंप्लांट ही नहीं हो पाता, तो उस केस में इस फीमेल को यूज नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली फीमेल में प्रॉब्लम है तो फिर तो कहानी वही हुई ना, उस केस में किसी दूसरी फीमेल के अंदर, ऑब्वियसली इन कपल ने पहले, क्योंकि फीमेल में प्रॉब्लम है तो ये कपल क्या करेगा, ये कपल पहले ही किसी फीमेल को चूज करेगा। यूजुअली ये फीमेल इनकी रिश्तेदार होगी, या तो लड़की की, या तो फीमेल की मतलब इस माँ की जिससे बच्चा होने वाला है, या तो इसकी सिस्टर होगी, या कोई रिलेटिव होगी, या अगर रिलेटिव नहीं भी है तो मतलब कोई इन्होंने चूज किया, उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट को या अर्ली एम्ब्रायो को ट्रांसपोर्ट किया। ऐसी वाली फीमेल को हम बेटा सरोगेट फीमेल बोलते हैं, सरोगेट, सरोगेट फीमेल। सरोगेट फीमेल मतलब ऐसा वाला फीमेल जिसका वॉम्ब, जिसका फैलोपियन ट्यूब, जिसका यूट्रस यूज किया जाए टू डेवलप द ऑफस्प्रिंग ऑफ समबडी एल्स। कपल कोई और है, उस कपल का ऑफस्प्रिंग इस नई वाली फीमेल के यूट्रस में इंप्लांट हो गया, ऐसी फीमेल को हम सरोगेट फीमेल बोलते हैं। समझ रहे हैं बात? मतलब कुछ टाइम के लिए ये तो यू बात हुई ना कि ये कपल किसी फीमेल को बोलेगा कि जी आप अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप अपना वॉम्ब, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब हमको 1 साल के लिए दे दो, हम उसमें अपना बच्चा प्रोड्यूस करवाएंगे। फर्टिलाइजेशन हुआ कहां पर, टेस्ट ट्यूब में, जाइगोट बना, और उस जाइगोट को या तो डायरेक्टली तो जाइगोट को पहले अर्ली एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने दिया। यही तो बात है, अगर कोई फीमेल राजी नहीं हुई तो फिर कोई दूसरा तरीका इनको अपनाना पड़ेगा। यहां पर तो बात आती है ना फीमेल राजी होने की, हाँ, है ना? तो मतलब ये है कि इस जाइगोट को या तो सरोगेट फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा और सेम फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। सेम फीमेल तब, वही फीमेल तब जब वो फीमेल में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट? सरोगेट फीमेल तब जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो। ओके, तो ऐसे बनने वाला बच्चा जिसमें फर्टिलाइजेशन कहां पर हुआ, टेस्ट ट्यूब में, लेकिन बच्चा पैदा होगा नॉर्मल तरीके से, प्रेगनेंसी हो जाएगी,
ऐसे वाले बच्चे को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी पूरा का पूरा बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता, सिर्फ फर्टिलाइजेशन इन विट्रो होती है टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब ये कहां से आया ओवम कितना छोटा होता है? भाई ओवम एक सेल है, सेल्स आर यूनिसेल्यूलर, तुम बता ही सकते हो कि कितना छोटा होगा, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, ये सारी कहानी ऐसे मैंने आपको बता दी, ये इजी नहीं है, इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किया जाता है, इसमें हाईटेक टेक्निक्स की जरूरत हो। यार मैंने कहा ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। कहाँ जा रहे हो? हाँ शुभम, आवाज आ रही है ना? तो ये कहाँ चला गया प्रवीण? नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था इसी। हाँ प्रवीण, कहाँ भागे जा रहे हो भाई? नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा। आवाज आ रही है ना अभी प्रवीण? प्रवीण कुमार, वेर आर यू?
चलो कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। हाँ, शुभम स्क्रीनशॉट लिया? शुभम स्क्रीनशॉट लिया तुमने? हाँ, क्या सरोगेट मदर जो होगी उसमें, अरे क्यों नहीं बनेगा भाई। सरोगेट मदर का जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूज हुआ, जब उसके वॉम्ब में फीटस इम्प्लांट हो गया, तो वो फीटस 9 महीने तक डेवलप होगा, है ना। 9 महीने के बाद जब बच्चा बाहर आएगा, उसी वक्त ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क लेट डाउन कराएगा। सरोगेट मदर में बच्चा मिल्क क्यों नहीं बनेगा? बनेगा भाई, क्योंकि प्रेगनेंसी तो उसी में हुई है ना। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। हमारे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन का दूसरा टाइप इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। देखियो, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, फिर से वही, ओवरी से एग्स एस्पायरेट किए जाएंगे, फीमेल की ओवरी से एग्स निकाला जाएगा, ठीक है ना। सेम कहानी। बिना प्रेगनेंसी में मिल्क नहीं बन सकता। कैसे बनेगा? मिल्क बनने के लिए दो हार्मोन्स चाहिए। उनमें से एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलता है। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन तभी मिल्क प्रोड्यूस कराता है मेमोरी ग्लैंड में जब बच्चा पैदा हो, और ऑक्सीटोसिन मिल्क लेट डाउन निकालता है मिल्क मेमोरी ग्लैंड से बाहर जब बच्चा पैदा हो। बिना बच्चा पैदा हुए ये दोनों हार्मोन्स निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अभी देखो, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में क्या होगा? सेम कहानी। एग्स निकाले ओवरी से, फिर सेमेन लाया टेस्ट ट्यूब के अंदर। देखो, एग्स इन द टेस्ट ट्यूब, इनको इंक्यूबेट किया सेमेन के साथ। सेमेन विल बी कंटेनिंग स्पर्म्स, राइट। अगर मेल पार्टनर में प्रॉब्लम है, हस्बैंड में प्रॉब्लम है, तो किसी डोनर से सेमेन लाया जाएगा। लेकिन अगर हस्बैंड नॉर्मल है तो स्पर्म्स सेमेन उसी से लिया जाएगा। अगर फीमेल पार्टनर में प्रॉब्लम है तो एग्स किसी दूसरी फीमेल से लिए जाएंगे। या अगर फीमेल की ओवरीज नॉर्मल हो लेकिन उसका यूट्रस में प्रॉब्लम है, तो उस फीमेल से एग्स लाए जाएंगे। बाद में यूट्रस सरोगेट फीमेल का यूज किया जाएगा। तो एग्स और सेमेन को इंक्यूबेट किया जाएगा इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में ये फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। बाद में ये जाइगोट को डिवाइड होने दिया जाएगा continuously, and a 32 celled stage is formed. 32 celled embryo is formed. टेस्ट ट्यूब में ही 32 सेल्ड एम्ब्रायो बनेगा। अब देखो भाई, टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रायो बना। पहले केस में क्या था? टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बना था, और जाइगोट ज्यादा से ज्यादा 8 सेल्स तक कंप्लीट हो चुका था उसका डिवीजन। बट यहां पर पूरा का पूरा एम्ब्रायो 32 सेल्ड एम्ब्रायो बनेगा टेस्ट ट्यूब में। देन इस एम्ब्रायो को ट्रांसफर किया जाएगा। इट इज ट्रांसफर्ड टू यूटरस, यूटरस ऑफ
ईदर सरोगेट फीमेल और सेम फीमेल। फिर उस फीमेल के यूटरस में ये 32 सेल स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। ब्लास्टोसिस्ट यूटरस के एंडोमेट्रियम में इंप्लांट होगा। 9 महीने तक ये बनता रहेगा और 9 महीने के बाद प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी और बच्चा बाहर आएगा। राइट। तो यहां पर भी सीन देखो क्या है, फर्टिलाइजेशन हुआ कहां पर, टेस्ट ट्यूब में। एम्ब्रायो बना कहां पर, टेस्ट ट्यूब में। तो ये वाला सीन क्या है, इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी। दिस इज इन विट्रो स्टेजेस। ठीक है ना। देयरफॉर क्योंकि ये जाइगोट बनना और एम्ब्रायो बनना टेस्ट ट्यूब में होगा, देयरफॉर ये वाला केस भी, इस वाले केस में भी पैदा होने वाले बच्चे को हम टेस्ट ट्यूब बेबी ही बोलेंगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी आप दो तरीके से बना सकते हो, ईदर बाय द मेथड ऑफ जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और बाय द मेथड ऑफ इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है ना। तो दोनों में फर्क क्या है, अगर जाइगोट को ट्रांसफर करना है फैलोपियन ट्यूब में करोगे, ज्यादा से ज्यादा जाइगोट को डिवाइड होने दिया 8 सेल्स तक, 8 सेल्ड प्री एम्ब्रायो को ट्रांसफर करना है, उसको भी फैलोपियन ट्यूब में करोगे। लेकिन इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर में एम्ब्रायो में मोर देन 8 सेल्स होंगी। कितनी सेल्स होंगी, 16 सेल्स या 32 सेल्स। अगर सेल नंबर टेस्ट ट्यूब में मोर देन 8 होगा तब उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करते, तब उसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। इस ट्रांसफर को हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट है हमारा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक sperm injection। intracytoplasmic sperm injection। देखिए इसके लिए मैं एक डायग्राम ढूंढूंगा। यहां पर हम इस डायग्राम को पेस्ट करेंगे। हाँ जी देखो भाई, दिखाई दे रहा है ये, हाँ इज इट विजिबल, ये दिखाई दे रहा है ना। हाँ तो क्या किया जाता है, डायरेक्टली oocyte को, सेकेंडरी oocyte को, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं, याद होगा तुम लोगों को, ये सेकेंडरी oocyte है। दिस इज सेकेंडरी oocyte। मतलब जो ओवरी से ओवम रिलीज होगा वो ओवम सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ही होगा, या हम बोल सकते हैं ओवम। मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पूरा 1 महीना पढ़ा चुका हूं सेकेंडरी oocyte ओवम क्या कहानी है। इस ओवम में, सेकेंडरी oocyte में एक छोटा सा नीडल, माइक्रो नीडल इंसर्ट किया जाता है। माइक्रो नीडल मतलब वो वाली नीडल नहीं होगी है जिससे हम खुद को इंजेक्शन लगाते हैं। इस माइक्रो नीडल
के पीछे एक सिरिंज लगा होगा, लाइक दिस। ये मान लो सिरिंज है, और इसी सिरिंज से पीछे पुश किया जाएगा, और स्पर्म को इस सेकेंडरी oocyte के अंदर लगाया जाएगा। तो स्पर्म इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेकेंडरी oocyte न्यूक्लियस। उसके न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है, ओवम के न्यूक्लियस में एकदम डायरेक्टली स्पर्म के हेड को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और स्पर्म के हेड में हमको पता ही ये क्या है, उसमें क्रोमोसोम्स हैं। वो क्रोमोसोम्स इस न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स के साथ मिलकर जाइगोट बना देगा। ठीक है। उसके बाद इस जाइगोट को वापस, या तो जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे इनटू द फैलोपियन ट्यूब, या तो जाइगोट को डिवाइड होने देंगे। पहले 32 सेल स्ट्रक्चर बनाएंगे, बाद में उस 32 सेल स्ट्रक्चर को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ऐसे प्रोसेस को हम इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके साइटोप्लाज्म के अंदर, सेकेंडरी oocyte या ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को डायरेक्टली डाला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है इसमें? लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, क्योंकि इसके लिए अगेन हाईटेक टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, राइट? तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो बेटा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये सबका फेल होने का बहुत कम चांस है, क्योंकि अगर हम जैसे लोग इसको करेंगे तो फेल ही फेल होगा। मैंने कहा ना, इसके लिए हाईटेक लेबोरेटरीज, हाईटेक हॉस्पिटल्स और हाईटेक एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। वो आम हॉस्पिटल्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में नहीं होते। समझ रहे हैं बात? बढ़ूं आगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन, ऐसा मेथड जिसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। और उसमें पहला मेथड है हमारा गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, शॉर्ट में इसको GIFT बोलते हैं, गिफ्ट। जरा हम इसके लिए डायग्राम ढूंढते हैं। भाई, जब जरूरत होगी तब मैं ऑन कर दूंगा ना। वैसे तो तुम लोग का डाउट मुझे समझ आ ही रहा है ना। जब कोई खतरनाक सा डाउट होगा तब की तब देख लेंगे, ठीक है ना? तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या होगा इसमें?
transfer of an ovum collected from an ovary into the fallopian tube of either same female or surrogate female is known as what is known as गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इधर देखो, मान लो कोई फीमेल की ओवरी से एग ही नहीं निकल रहा, शी इज अनेबल टू प्रोड्यूस एग्स, तो किया क्या जाता है, किसी दूसरे की फीमेल की ओवरी से एग लाया गया, उस एग को इस फीमेल की फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया गया। ठीक है ना। बाद में जब ये फीमेल नॉर्मल अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी तो यहां से स्पर्म्स आएंगे, वो स्पर्म इस एग के साथ यहां पर फ्यूज होंगे, तो फर्टिलाइजेशन हुआ कहां पर, बॉडी के अंदर। तो यहां पर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इन विवो। दूसरा केस देखो, मान लो फीमेल एग प्रोड्यूस कर रही है, ओवरी से एग निकल रहा है, लेकिन वो एग यहां पहुंच नहीं पाता, वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच नहीं पाता, गिर जाता है या फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने से पहले ही मर जाता है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, इस फीमेल की ओवरी से एग निकाला जाएगा, किसी दूसरी फीमेल जिसको हम सरोगेट फीमेल बोलेंगे, उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाला जाएगा। फिर इस फीमेल के हस्बैंड से स्पर्म्स लिए जाएंगे, उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स भी डाले जाएंगे। लिखा है ना यहां पर, देखो JIFT, गिफ्ट कैथेटर इंट्रोड्यूसर। क्या करेगा गिफ्ट कैथेटर इंट्रोड्यूसर, ये एग्स और स्पर्म्स को कहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिया, फैलोपियन ट्यूब में, तभी ना इसको बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है ना। और फर्टिलाइजेशन कहां पर होगी, फर्टिलाइजेशन यहां पर आउटसाइड द बॉडी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ZIFT में कुछ दूसरा केस था, वहां पर फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होती थी, सॉरी फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में कराई जाती थी, बाद में जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता था, या 8 सेल स्ट्रक्चर को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता था। बट यहां पर केस उल्टा है, यहां पर फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाती नॉर्मल तरीके से, इसलिए सॉरी फर्टिलाइजेशन हो पाती है, इसलिए प्रॉब्लम कहां पर है, ओवरी में प्रॉब्लम है। तो ओवरी से एग निकाला, वो एग फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाला गया, फिर अगर नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तब भी फर्टिलाइजेशन होगा, या अगर नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा तो मेल की टेस्टिस से स्पर्म्स निकाले गए, उन स्पर्म्स को यहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होगा। इस फर्टिलाइजेशन को बेटा हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल insemination if male is unable to inseminate, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, if male is unable to inseminate the female, मेल फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, मतलब
मेल के पेनिस से सीमेन नहीं निकल रहा, वो फीमेल के वजाइना में नहीं जा पा रहा, तब क्या होगा? देन सीमेन इज आर्टिफिशियली, इस फीमेल के वजाइना में सीमेन को आर्टिफिशियली डाला जाएगा, आर्टिफिशियली introduced into the vagina of the female, फीमेल के वजाइना में सेमेन चला गया। मतलब कहने का यह है कि अगर मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मान लो मेल के पीनिस में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, इंजरी हो रही है, नहीं कर पाता, डॉक्टर ने बोला है मत करो, या मेल इंपोर्टेंट है, मैंने तुम लोग को समझाया है इंपोर्टेंट क्या होता है। इरेक्शन नहीं हो रहा है पेनिस का, जब इरेक्शन ही नहीं होगा तो सीमेन कहां से निकलेगा? उस टाइम मेल के टेस्टिस से, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सीमेन निकाला जाएगा और सीमेन को आर्टिफिशियली फीमेल के वजाइना में डाला जाएगा। बाद में सीमेन वजाइना में गया तो वहां से स्पर्म्स आराम से ऊपर जाके नॉर्मल तरीके से फर्टिलाइज कर सकते हैं ओवम को इन द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये थे कुछ मेथड्स बेटा। कौन से मेथड्स? मेथड्स विच आर नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिनका सहारा लेके एक स्टीराइल कपल बच्चा हासिल कर सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हो गया ना? अच्छा, एक आध फैक्चुअल पॉइंट्स बताने वाला हूं, दो लिखो। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी it was produced in England in 25th July, हाँ सही बोल रहे हो, 1978 टू लुइस जॉय ब्राउन एंड लेस्ली ब्राउन। एक कपल था, लुइस जॉय ब्राउन एंड लेस्ली ब्राउन। उनको पहली बार 25 जुलाई 1978 को टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था। एंड इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज नेम्ड एज दुर्गा। इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, she was approved as दुर्गा। ठीक है, एक और टेक्निक है हमारे पास। द टेक्निक इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है ये? इट इज अ टेक्निक ऑफ fetal sex determination, fetal sex determination मतलब बच्चा अभी मां के वॉम्ब में ही पल रहा है, यूटरस में ही है, अभी पैदा नहीं हुआ, और इस मेथड से हम उसका सेक्स मालूम कर सकते हैं, वेदर इट इज अ फीमेल और अ मेल। टेक्निक ऑफ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन based on chromosomal pattern, based on chromosomal pattern। in the
amniotic fluid surrounding the embryo. In the amniotic fluid surrounding the embryo. देखो भाई, जो ये फीटस मां के वॉम्ब में, यूट्रस में पल रहा होता है, उस फीटस के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है। मैंने तुम लोग को समझाया है। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम है एमनियन। एमनियन के अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। इसी एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज से बाहर निकाला जाता है। मैं डायग्राम से दिखाऊंगा, रुको। एक मिनट बस, लोड हो रहा है ये। हाँ, आ गया। देखो, इसमें सीधा अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये रहा फीटस। फीटस के बाहर एक कवरिंग है, उस कवरिंग को हम एमनियन बोलते हैं। एमनियन के अंदर फ्लूइड है, द फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। सिरिंज से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला। अब एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालने का फंडा क्या है, क्यों निकाला? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटस पल रहा है, तो फीटस, बेटा जूम और करूं क्या? लो, एक मिनट। अब बताओ, अब ठीक है क्या? बाद में इसको छोटा करना पड़ेगा। फिलहाल देखो, कौन सा पिक्चर नहीं दिख रहा है भाई? हाँ प्रवीण, तुमको कौन सा पिक्चर नहीं दिख रहा? हाँ, इधर देखो, फीटस के बाहर एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या चीज है, ध्यान से सुनना। फीटस एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत टाइम तक रहेगा, 9 महीने तक। हाँ, तो फीटस एमनियोटिक फ्लूइड में काफी सारा फ्रिक्शन खाएगा। फ्रिक्शन से फीटस की बॉडी से कुछ सेल्स स्लफ ऑफ हो गए, थोड़े से स्किन पीसेस होंगे, थोड़े से सेल्स भी इस एमनियोटिक फ्लूइड के साथ होंगे, है ना? तो मतलब अगर सिरिंज से हमने एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला, तो उस एमनियोटिक फ्लूइड के साथ फीटस के कुछ कटे हुए सेल्स भी होंगे। इन सेल्स के अंदर चेक किया जाएगा क्रोमोसोमल पैटर्न। इन सेल्स के अंदर चेक किया जाएगा क्रोमोसोमल पैटर्न। भाई कितने क्रोमोसोम्स हैं? हाँ, एक्स एक्स क्रोमोसोम है या एक्स वाई क्रोमोसोम है? अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे तो ये लड़की हुई, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम हुआ तो ये लड़का हुआ। ये क्रोमोसोम्स पूरी तरह से अच्छे से अरेंज है ना? इनमें कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं? एक तो सेक्स डिटरमाइन किया जाएगा बंदे का, बच्चे का, ये पता चल जाएगा कि ये लड़की है या लड़का। और दूसरा, इस बच्चे में अगर कोई डिजीज है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो भी पता
लग जाएगा। समझ रहे बात? ठीक है ना? अब छोटा कर दूं इसको? एक मिनट। हाँ, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अब तो। ठीक है, आगे बढ़ूं? तो मैंने क्या बोला, एमनियोसेंटेसिस वाला टेक्निक जो है, इससे हम एमनियोसेंटेसिस टेस्ट is used to know क्या क्या, अगर फीटस में जेनेटिक डिसऑर्डर है वो पता चल जाएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ फीटस। प्लस इससे पता चल जाएगा सेक्स ऑफ द फीटस। प्लस इससे पता चल जाएगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ द फीटस। लेकिन बेटा इस टेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। द टेस्ट हैज बीन बैंड बाय द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि लोगों ने इस टेस्ट को बहुत ही मिसयूज किया था। लोग इस टेस्ट के जरिए पता लगाते थे कि लड़की है या लड़का, और अगर लड़की होती तो उसको पेट के अंदर ही अबॉर्ट कर देते थे, है ना? दैट इज वाई गवर्नमेंट ने इस बेस्ट को काफी हद तक बैन करके रखा है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके साथ हमारा एक और चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म। तो अब हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स खत्म हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म हो चुका है, और चौथा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो भी हमने खत्म किया। इसके बाद हमारे पास बचा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिक्स, और उसके बाद एवोल्यूशन वगैरह। तो अगली बार हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स वाला चैप्टर। कब कैसे पता चलेगा बच्चे में कोई प्रॉब्लम है? कब? अरे भाई मैंने कहा ना, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला। एमनियोटिक फ्लूइड के साथ जो फीटस के कुछ सेल्स भी होंगे, उन सेल्स के क्रोमोसोम्स को देखा जाता है, क्योंकि वो सेल्स तो फीटस से ही उठे हैं ना। अगर क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मेलिटी है मतलब बच्चे का प्रॉब्लम है। तो भैया पता ही क्यों करना है भाई? हाँ, इसको बैन करके रखा है गवर्नमेंट ने। इसको बैन करके रखा है इसी वजह से, क्योंकि लोगों को पता चल जाता था लड़की थी या लड़का और उसको मार देते थे।
नहीं, जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है वो दूसरे टेस्ट से भी पता चल जाता है, उसको कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। ठीक है, काफी सारे टेस्ट हैं, कैरियोटाइपिंग से भी पता चल जाता है। चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेके चले जाना।